ग्राम न्यायालय के बारे में। और ग्राम न्यायालय को सेटअप करने के लिए लाया गया ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। और इस ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 में कहा गया कि ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है एट द ग्रास रूट लेवल, गांव के लेवल पे, विलेज के लेवल पे ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करने की बात की गई। और बेसिक आइडिया ये था कि चाहे कोई कहीं भी रह रहा है, गरीब है, अमीर है, सोशल डिसेबिलिटी है, कोई और दूसरी दिक्कत है, उसकी वजह से उस इंसान को जस्टिस ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस इंसान को न्याय ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। सबके लिए जस्टिस एक्सेसिबल होना चाहिए। इस आइडिया के साथ में ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करने की बात की गई। टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप्स सो दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। किसी भी डिसेबिलिटी के कारण किसी को जस्टिस ना मिले, ये बड़ी गलत बात है। जस्टिस सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, इक्वली अवेलेबल होना चाहिए। इस आइडिया के साथ में ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करने की बात की गई। और कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश करने की बात की गई? ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। रीजंस क्या थे ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करने के? एक तो अपन ने बात की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर। आर्टिकल 39A DPSP कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। कोई गरीब है, कोई सोशल डिसेबिलिटी है या कोई अदर डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से उसको जस्टिस ना मिले, न्याय ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ये कह रहा है आर्टिकल 39A DPSP। गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और अपनी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के चलते सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे प्रोसीजरल लॉज को सिंप्लीफाई किया है, जैसे कई सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए गए, अपन ने कुछ पढ़े भी हैं। जैसे जब केसेस को सॉल्व करने की बात आती है तो सरकार कहती है आर्बिट्रेशन की मदद लो, कॉन्सिलिएशन पे ध्यान दो, मीडिएशन पे ध्यान दो, लोक अदालत के बारे में अपन ने बात की है। ये सारे तरीके जो अपन ने अब तक पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में, वो एक तरीके से काम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि किसी को भी जस्टिस डिनाइड नहीं होना चाहिए, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे सोशल बैकवर्डनेस कोई अटैच्ड है अनफॉर्चुनेटली, या कोई अदर डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे जस्टिस ना मिले। तो सरकार अपना काम कर रही है। फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, 114th रिपोर्ट, और इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी कहा कि ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि सबको स्पीडी जस्टिस मिल सके, इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिल सके और सब्सटेंशियल जस्टिस मिल सके। गाँव में जो आदमी रह रहा है, हो सकता है उसे कोर्ट कचहरी की इतनी जानकारी ना हो सकता है वो कोर्ट कचहरी जाने लायक हो ही ना, पैसा ना हो या सोशल डिसेबिलिटी हो कोई, लेकिन इस वजह से उसको जस्टिस ना मिले, ये गलत बात है। तो लॉ कमीशन भी ये बोल रही थी कि ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाए, और इसी लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे लाया गया था ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। बेसिकली जस्टिस टू पुअर एट देयर डोर स्टेप इज अ ड्रीम ऑफ द पुअर, और इसी ड्रीम को फुलफिल करते हुए लाया गया ग्राम न्यायालय को। ग्राम न्यायालय इन रूरल एरियाज इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 है, इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात तो ये जो ग्राम न्यायालय होता है, इट इज लाइक अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अपन ने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, और उसके जस्ट नीचे जो कोर्ट होता है वो होता है फर्स्ट क्लास का कोर्ट। तो ग्राम न्यायालय भी जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का जो कोर्ट होता है उसके जैसा होता है। और ग्राम न्यायालय के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बुलाया जाता है न्याय अधिकारी, और ये जो न्याय अधिकारी है इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब तक अपन ने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। एक तो ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया गया ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 के तहत। दूसरा, ये जो ग्राम न्यायालय होती है, इट इज लाइक अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और तीसरा, ग्राम न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसको क्या बुलाते हैं? न्याय अधिकारी। और इस न्याय अधिकारी को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अच्छा, ग्राम न्यायालय जो है वो कहाँ स्टैब्लिश की जाएगी? ये स्टैब्लिश की जाएगी फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। पंचायत जो है वो अगला ही चैप्टर है, और अपन इतना तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे जो पंचायत हैं वो 3 टियर सिस्टम में ऑपरेट करती हैं, एक विलेज लेवल पे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल पे है वहां पे ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाएगा, ये कहा गया एक्ट में। अच्छा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पंचायत को मिला के, एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ पंचायत को मिला के इंटरमीडिएट लेवल पे
एक ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश कर दो। बड़ा सिंपल है कि मान लेते हैं ये कोई एरिया है, एक तरीका तो ये है कि मान लेते हैं ये कोई ग्राम पंचायत है, इसका जो इंटरमीडिएट लेवल है उस पे आपने ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश कर दिया। एक तरीका ये भी है कि एक डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं कई सारी ग्राम पंचायत हैं और इन कई सारी ग्राम पंचायत को लेके एक आपने ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश कर दिया इंटरमीडिएट लेवल पे, वो भी किया जा सकता है। अच्छा, ऐसे पंचायत जहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता है वहां पे फिर जो आसपास की पंचायत हैं उनको मिला के ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश कर दो। बेसिकली ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश करना है। और ये जो ग्राम न्यायालय को प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, न्याय अधिकारी, दे आर लाइक स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स। ये जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और इनको सेम सैलरी मिलती है, इनके पास में सेम पावर्स होती हैं जो कि एक फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के पास में होती हैं। देखो, दो तीन चीजों पे ही बात की अपन ने। ग्राम न्यायालय इज अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है वैसा ही होता है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बुलाते हैं? न्याय अधिकारी। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ग्राम न्यायालय को कहां स्टैब्लिश किया जाएगा? हर एक पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पंचायत को मिला के उनके इंटरमीडिएट लेवल पे एक ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश कर दें। और जिन पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता है, अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वहां पे कुछ पंचायत को मिला के उनके लिए ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश कर दो। ग्राम न्यायालय का जो न्याय अधिकारी होता है ये जुडिशियल ऑफिसर होता है और इसको सेम सैलरी मिलती है, सेम पावर्स होती हैं इसकी, जो कि एक फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की होती हैं। ग्राम न्यायालय जो है वो मोबाइल कोर्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे सीट है इसकी। ये गांव-गांव जाते हैं, जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में गांव आते हैं और उन गांव-गांव में जाके बैठेंगे, केसेस को सुनेंगे और दोनों तरीके के केसेस को सुनते हैं। क्रिमिनल केसेस को भी सुनते हैं, सिविल केसेस को भी सुनते हैं। होता यह है कि जो सीट होती है ग्राम न्यायालय की वो होती है एट द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत का जहां भी हेडक्वार्टर होता है वहां पे ग्राम न्यायालय की सीट होती है। लेकिन अपने केसेस को सुनने के लिए ग्राम न्यायालय जो है वो मोबाइल कोर्ट की तरह से ऑपरेट करती है, जगह जगह पे जाती है और केसेस को सुनती है। अच्छा, इसके अलावा ग्राम न्यायालय का जुरिसडिक्शन कहां तक है? अभी अपन बात कर रहे थे कि ग्राम न्यायालय सिविल केसेस को भी सुन सकता है और क्रिमिनल केसेस को भी सुन सकता है, लेकिन कौन से सिविल केसेस, कौन से क्रिमिनल केसेस को सुन सकता है? तो बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है 2008 का, ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008, इसके फर्स्ट शेड्यूल में और सेकंड शेड्यूल में जो भी सिविल केसेस दे रखे हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस दे रखे हैं, उनको ग्राम न्यायालय सुन सकता है। अब अपने को पीएचडी तो करनी नहीं है कि अपन देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या केसेस दे रखे हैं, सेकंड शेड्यूल में क्या केसेस दे रखे हैं। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है तो 2008 के एक्ट को गूगल करो और वहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल दोनों में एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी, देख लेना, केसेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्रिमिनल केसेस के केस में, ऐसे केसेस जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल तक की जेल हो सकती है, उन केसेस को ग्राम न्यायालय सुन सकता है। लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई केस है छोटा मोटा तो उसको ग्राम न्यायालय सुन सकता है। वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, गाँव में अक्सर होते रहते हैं, उसको ग्राम न्यायालय सुन सकता है। बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल में और सेकंड शेड्यूल में जो भी सिविल केसेस, जो भी क्रिमिनल केसेस दे रखे हैं, उन पे ग्राम न्यायालय का जुरिसडिक्शन है। अच्छा, ये जो 2008 का एक्ट है, इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, बट एज पर देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, उनसे रिलेटेड अगर अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, उनके रिगार्डिंग अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर क्रिमिनल ट्रायल की बात की जाए तो ग्राम न्यायालय समरी प्रोसीजर को फॉलो करता है। मतलब क्रिमिनल केसेस के ट्रायल के दौरान ग्राम न्यायालय समरी प्रोसीजर को फॉलो करता है। समरी प्रोसीजर बेसिकली एक तरीके से एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए एक प्रोसीजर है। केसेस को जल्दी डिस्पोज करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसे अपन बोलते हैं समरी प्रोसीजर। ग्राम न्यायालय के पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड शैल फॉलो स्पेशल प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। मतलब ग्राम न्यायालय के पास में सारी पावर्स वही हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास में होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में, और 2008 के एक्ट में जो भी स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। फिर ग्राम न्यायालय के सामने जब भी कोई केस आता है तो सबसे पहले ग्राम न्यायालय की जिम्मेदारी है
कि वो कॉन्सिलिएशन पे फोकस करें, अग्रीमेंट पे फोकस करें, सहमति पे फोकस करें। जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनके बीच में बिना लड़ाई दंगे के सेटलमेंट हो जाए, उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। और इस कॉन्सिलिएशन के लिए ग्राम न्यायालय को कॉन्सिलिएटर्स भी मिलते हैं। स्पेशली कॉन्सिलिएशन के लिए कॉन्सिलिएटर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि मदद करते हैं कॉन्सिलिएशन में, जो कि मदद करते हैं जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वो किसी भी तरीके से सेटलमेंट पे पहुंच जाए उसमें। और ग्राम न्यायालय का जो भी जजमेंट होता है, जो भी ऑर्डर होता है, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री। डिक्री मतलब ऑफिशियल ऑर्डर। ग्राम न्यायालय का जो जजमेंट है वो ऑफिशियल ऑर्डर के जैसा उसमें पावर है। और ये जो ऑर्डर है इसके एग्जीक्यूशन में डिले ना हो, इसके लिए ग्राम न्यायालय फॉलो समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर अभी अभी अपन ने बात की कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट, ग्राम न्यायालय इज नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल्स ऑफ एविडेंस हैं वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर जो है ग्राम न्यायालय में फॉलो नहीं किया जाता। ग्राम न्यायालय इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब फ्लेक्सिबल अप्रोच है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइडेड है। और अगर हाई कोर्ट ने कोई रूल बना के बता दिया है तो हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं। अच्छा, ग्राम न्यायालय ने कोई भी ऑर्डर दिया तो अपील कैसे लाई करेगी? क्रिमिनल केसेस में अपील लाई करती है इन दी कोर्ट ऑफ सेशन। और कोर्ट ऑफ सेशन में ये जब भी अपील जाएगी तो कोर्ट ऑफ सेशन को इस अपील को विद इन 6 months सुनना होगा और केस को डिस्पोज करना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और जब सिविल केसेस में अपील की बारी आएगी तो सिविल केसेस में अपील कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इन केसेस को विद इन 6 months सुनना होगा, डिस्पोज करना होगा। जो भी पर्सन अक्यूज्ड है he or she may file an application for plea bargaining। plea bargaining इंपॉर्टेंट टर्म। plea bargaining का मतलब होता है कि जो अक्यूज्ड है, जिसने क्राइम किया है, वो खुद बोल दे कि हाँ साहब मैंने क्राइम किया है, लेकिन उसके बदले में वो डिमांड करे कि जितनी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी उससे कुछ मेरे को कंसेशन मिल जाए, कुछ कम सजा मिल जाए। प्ली बार्गेनिंग का फायदा तीनों पार्टीज को होता है। विक्टिम को भी फायदा होता है, अक्यूज्ड को भी फायदा होता है और जुडिशरी को भी फायदा है। जुडिशरी को तो फायदा ये है कि हमारी जुडिशरी जो है वो ओवरबर्डन्ड है। तो जब कोई अक्यूज्ड जो है जिसने क्राइम किया है वो मान लेता है कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो एक केस जो है वो जल्दी जल्दी निपट जाता है, थोड़ा बर्डन कम हो जाता है। विक्टिम का ये है कि विक्टिम को 10-15 साल तक चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के, उसको जल्दी थोड़ा न्याय मिल जाता है। और जो अक्यूज्ड है उसके लिए ये है कि वो जितना उसको स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए थी उतनी स्ट्रिक्ट सजा नहीं मिलती, थोड़ी रियायत मिल जाती है। तो तीनों को फायदा होता है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होपफुली समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपन ने सबसे पहले फीचर्स में क्या बात करी कि ये जो ग्राम न्यायालय होता है इट इज़ अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ग्राम न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? न्याय अधिकारी। न्याय अधिकारी को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ग्राम न्यायालय कहाँ एस्टेब्लिश किया जा सकता है? पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे या कुछ पंचायत को मिला के उनके इंटरमीडिएट लेवल पे। न्याय अधिकारी जो होता है वो जुडिशियल ऑफिसर होता है, उसको सेम सैलरी, उसको सेम पावर्स मिलती हैं जो कि एक फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को मिलती हैं। ग्राम न्यायालय की जो सीट होती है वो होती है एट द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत। लेकिन ये जो ग्राम न्यायालय हैं ये मोबाइल कोर्ट की तरह से ऑपरेट करते हैं। ये गांव-गांव जाते हैं और उन गांव में जाके केसेस को सुनते हैं। जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल केसेस में भी है, सिविल केसेस में है। कौन से केसेस में? 2008 के एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में और सेकंड शेड्यूल में बताया हुआ है कि कौन कौन से केसेस पे ग्राम न्यायालय केस सुनवाई कर सकता है। अच्छा, ये दोनों शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, इनको अमेंड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी है, बट एज पर देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। क्रिमिनल केसेस के बारे में जब बात करता है ग्राम न्यायालय तो समरी प्रोसीजर को फॉलो करता है। ग्राम न्यायालय के पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। सबसे पहले ग्राम न्यायालय जो फोकस किस चीज पे करता है? कॉन्सिलिएशन पे फोकस करता है। जो भी जजमेंट है वो एक ऑफिशियल डिक्री, ऑफिशियल ऑर्डर की पावर रखता है और एग्जीक्यूशन में भी समरी प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाता है। रूल्स ऑफ एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के वो लागू नहीं होते हैं ग्राम न्यायालय पे। ग्राम न्यायालय इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल केसेस में अपील कहाँ होती है? कोर्ट ऑफ सेशन में। और कोर्ट ऑफ सेशन को इन केसेस को विद इन 6 months सुन के और डिस्पोज करना होता है। और सिविल केसेस में अपील कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इन केसेस को विद इन 6 months सुनवाई करके डिस्पोज करना होता है। जो अक्यूज पर्सन है वो अगर चाहे तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन भी दे सकता है। ये जो ग्राम न्यायालय हैं इनको एस्टेब्लिश कौन करता है?
इनको स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। लेकिन इनको स्टैब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और इसी वजह से कुछ चैलेंजेस हैं। होता क्या है, ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे तालुका लेवल पर रेगुलर कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर दिया गया है। अब तालुका लेवल पे रेगुलर कोर्ट्स स्टैब्लिश हो गए तो गांव के लोग जो हैं उनको ग्राम न्यायालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो इन रेगुलर कोर्ट्स में ही चले जाते हैं। तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जो आलस कर जाती हैं, वो सोच लेती हैं कि रेगुलर कोर्ट है ना तालुका लेवल पे, तो क्या ज़रूरत है ग्राम न्यायालय की। फिर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या जो स्टेट के अदर फंक्शनरीज हैं, वो ग्राम न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करने में थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं, क्योंकि गांव का माहौल है, गांव में अपना ही सिस्टम चलता है। तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो कि जानकार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, गांव के लोगों से घुले मिले होते हैं, उनको लगता है कि यार ये जो ग्राम न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है इसको नहीं लागू करना चाहिए, थोड़ा बायसनेस भी आ जाती है। फिर जो बार है हमारा, उसका भी रिस्पॉन्स कोई बहुत अच्छा नहीं है। फिर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए तो नोटरीज चाहिए, स्टैंप चाहिए, और वो स्टैंप वेंडर्स, नोटरीज जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं ग्राम न्यायालय में। और फिर जो रेगुलर कोर्ट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं तालुका लेवल पे, उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो भी ओवरलैप करता है ग्राम न्यायालय से कहीं कहीं पे, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन बावजूद इस सबके ग्राम न्यायालय ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत प्रोग्रेसिव काम किया है, ठीक ठाक काम करते हैं, इनकी ज़रूरत है। इसके बाद अपन बात करेंगे आज का अपना लास्ट टॉपिक, कमर्शियल कोर्ट्स। और कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए एक एक्ट लाया गया 2015 में। एक्ट का नाम कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 2015। और इस कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 2015 में बात की गई कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की, हाई कोर्ट्स में कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन को स्टैब्लिश करने की। और इनका काम क्या था? स्पेसिफिक वैल्यू के कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, उनकी सुनवाई करना। बेसिकली कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 2015 को लाया गया और इसमें कहा गया कि कमर्शियल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाए, हाई कोर्ट्स में कमर्शियल डिवीजन को स्टैब्लिश किया जाए, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन को स्टैब्लिश किया जाए। किस काम के लिए? कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। और कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? बेसिकली मर्चेंट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई पैसे का लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, या कोई अग्रीमेंट साइन हुआ, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मर्चेंट्स के बीच में, बैंकर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, फाइनेंसर्स के बीच में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ट्रांजैक्शन है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई हुआ है, इस सबसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो होते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स। और इन्हीं कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए स्टैब्लिश करने की बात की गई कमर्शियल कोर्ट्स को, जिनको कि स्टैब्लिश किया गया अंडर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 2015। रीजन क्या था? रीजन था कि ये जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, ये हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, खूब सारा पैसे का लेन देन इसमें इन्वॉल्व होता है। और हमारी जो रेगुलर कोर्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास में नेसेसरी एक्सपर्टीज़ हो, उनको लॉ की जानकारी होगी, लेकिन कमर्शियल लेवल पे जो डिस्प्यूट है उसकी नेसेसरी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी नहीं है। तो एक तो ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं ये एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं, दूसरा स्पीडी डिस्पोजल उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है। लॉ कमीशन की 253rd रिपोर्ट आई और उन्होंने बोला कि कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि कमर्शियल कोर्ट्स बेसिकली पैसे के लेन देन, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और जब इकोनॉमी का कोई डिस्प्यूट है वो जब जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, इन्वेस्टर्स का जो फेथ है वो हमारे सिस्टम में बढ़ेगा, और हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी इंप्रूव होगा। वो भी लोग भी बोलेंगे ना कि यार ये तो बड़ा जल्दी डिस्प्यूट को निपटा देते हैं और इनके यहाँ पे लथार्जिक वाला सिस्टम नहीं है। तो इन डिस्प्यूट से डील करने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं इनको सेटअप कौन करेगा? इनको सेटअप करता है, इनको स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इनको स्टैब्लिश करती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। काम क्या है? डिस्प्यूट्स को सुनने का, डिस्प्यूट्स ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सुनने का काम है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है। किस लेवल पे कर रही है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे कंट्री में 5 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन का मतलब सिविल केसेस के केस में सीधे सीधे इन हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जा सकता है, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है इनके पास में। और ये जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, ये कौन से 5 हाई कोर्ट्स हैं? अपन ने पहले भी बात की हुई है। दिल्ली, बॉम्बे,
कलकत्ता, मद्रास और हिमाचल प्रदेश। ये वो 5 हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। मतलब इन 5 हाई कोर्ट्स को सीधे सीधे भी अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन इन 5 हाई कोर्ट्स के केस में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कमर्शियल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और बोल सकती है कि ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं अब ये सुनवाई करेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स की, जो भी स्पेसिफिक वैल्यू के कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनकी। मतलब नॉर्मल टाइम्स में तो कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर ही सकती है स्टेट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो 5 हाई कोर्ट्स हैं जिनका ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है इन कमर्शियल केसेस वगैरह को सुनने का, जिनको सीधे सीधे अप्रोच किया जा सकता है, उनके लिए भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है कि हम कमर्शियल कोर्ट्स बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले वहां पे सुने जाएं केसेस, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, ये जितने भी कमर्शियल कोर्ट्स हैं इन्होंने अपना जजमेंट दिया, इनके जजमेंट के अगेंस्ट में सुनवाई के लिए कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन को भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, डेजिग्नेट किया जा सकता है। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किस लेवल पे करेगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगी। टू एक्सरसाइज अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर कमर्शियल कोर्ट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। लेकिन ध्यान रखा जाए कि ये जो कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये उन टेरिटरीज पर लागू नहीं होगा जिनके हाई कोर्ट्स के पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। मतलब बेसिकली ये जो 5 हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, उनके केस में ये जो कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है ये लागू नहीं हो सकता है। ये जो 5 हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, इनके सिनेरियो में इन हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो कमर्शियल डिवीजन बनाएंगे, और ये जो कमर्शियल डिवीजन है इसका काम होगा कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सुनने का। देखो अपन क्या कह रहे हैं, अगर बहुत सिंपली डिवाइड करें तो ये कह रहे हैं कि कमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने का काम किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। कहाँ पे किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा। ये जितने भी कमर्शियल कोर्ट्स हैं इनके अगेंस्ट में अपील कहाँ लाई करेगी? कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। इसको भी डेजिग्नेट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। किस लेवल पे करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा। ये जो 5 हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, इनके लिए ये बोला जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं इन हाई कोर्ट के, वो स्टैब्लिश करेंगे एक कमर्शियल डिवीजन, और इस कमर्शियल डिवीजन का काम होगा कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सुनने का। और फिर इन 5 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक कमर्शियल अपीलेट डिवीजन को भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो भी कमर्शियल कोर्ट्स के ऑर्डर्स होंगे, जो भी कमर्शियल डिवीजन्स के ऑर्डर्स होंगे, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में अपील कहाँ की जाएगी? कमर्शियल अपीलेट डिवीजन में। अच्छा, अपन कह रहे हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू के केसेस को सुन सकते हैं कमर्शियल कोर्ट्स। ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? नॉट मोर देन 3 लाख। मतलब ऐसे कमर्शियल डिस्प्यूट्स जिनमें 3 लाख तक का रुपया इन्वॉल्व है, उनको सुन सकते हैं कमर्शियल कोर्ट्स। पहले ये जो वैल्यू थी ये थी 1 करोड़। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया, और आज की डेट में कितने तक के डिस्प्यूट सुने जाते हैं इसमें? 3 लाख तक के। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कंपलसरी मीडिएशन प्रोविजन है। मतलब सुनवाई शुरू होने से पहले कोशिश ही की जाएगी कि किसी भी तरीके से मीडिएशन हो जाए, कोई बीच बचाव कर दे, कोई अग्रीमेंट पे आ जाए ये लोग, कोई सेटलमेंट पे आ जाए। और इसके साथ कमर्शियल डिस्प्यूट्स की, कमर्शियल कोर्ट्स की बातचीत खत्म हो गई। एक बार फटाफट से दोबारा से देख लेते हैं कमर्शियल कोर्ट्स के बारे में, फीचर्स को। देखो, सबसे पहले तो अपन ये कह रहे हैं कि कौन से एक्ट के तहत इनको एस्टेब्लिश किया गया? कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के तहत। और क्या फीचर्स हैं? ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं इनको एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। किस लेवल पर करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करती है। कमर्शियल कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में अपील कहाँ की जाती है? कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और किस लेवल पर करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन 5 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, मतलब जिनके पास में सीधे सीधे पहुंचा जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है। वो 5 हाई कोर्ट्स कौन से हैं? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और हिमाचल प्रदेश। इन 5 हाई कोर्ट्स के सिनेरियो में एक आ गया कि इन 5 हाई कोर्ट्स के जो भी चीफ जस्टिस हैं वो कमर्शियल डिवीजन को स्टैब्लिश करेंगे, और ये कमर्शियल डिवीजन जो है वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सुनने का काम करेगी। और कमर्शियल डिवीजन जो भी फैसला देगी उस फैसले के अगेंस्ट में अपील कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन में फाइल की जाएगी। और ये जो कमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इसको भी कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ दोज 5 हाई कोर्ट्स। कितने वैल्यू तक के केसेस सुने जा सकते हैं? 3 लाख। और कंपलसरी क्या है कि पहले मीडिएशन पे ध्यान दो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। पहले तो कोशिश करो कि कैसे भी सेटलमेंट हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए। और इसी के साथ कमर्शियल कोर्ट्स की बातचीत खत्म हो गई।
कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।